हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर। और आपको बता देना चाहता हूं कि आज से जो मध्यकालीन भारत का लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। जैसे मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किए और उसके बाद से जब वापस जा रहे थे लगभग 1206 में तब 1206 में वापस जा रहे थे तो सारे अपने जीते हुए प्रदेशों को एकीकृत करके कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप कर अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप कर वापस चले गए। हालांकि बीच में ही खोखर जाटों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अतः वहाँ से उसके आगे आओ अब हम लोग देखते हैं। अतः सबसे बड़ी चीज़ है कि 1206 से लेकर 1206 से लेकर और 1526 ईस्वी तक 1526 ईस्वी तक कुल 300 वर्षों तक शासन दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। क्या 1206 यानी कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और अंतिम जो थे 1526 में इब्राहिम लोदी तक लगभग 320 वर्षों तक मुस्लिम सुल्तानों का शासन दिल्ली पर रहा। अब आगे भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। 5 सुल्तानों को माने 5 वंश के सुल्तानों को, 5 डायनेस्टी के सुल्तानों को माने दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत हिंद या सल्तनत हिंद कहा जाता है। ये 5 वंश कौन कौन थे? अब देखो, गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290। इसमें बताया जाता है कि इसके जो राजा हुए, शासक हुए, सुल्तान हुए, मिश्रित जाति के थे, अलग अलग जाति के थे। सबसे पहला चीज़ ये है कि गुलाम वंश के जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके माता पिता के बारे में क्लियर जानकारी नहीं है, इसलिए कि वह खरीदा गया एक गुलाम था। उसको खरीदने का काम उसके जो शासक थे मोहम्मद गोरी वही किए थे। उसके बाद से सबसे विश्वसनीयता था उस पर और सबसे विश्वासी गुलाम थे। अब गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक ये मिश्रित जाति थी। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक यह निम्न जाति या छोटा कार्यकाल था। निम्न जाति के लोग थे, ये छोटा कार्यकाल था। बहुत कम समय तक ये शासन किए खिलजी वंश के शासकों ने। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 सबसे लंबा कार्यकाल। तुगलक वंश का सबसे लंबा कार्यकाल देख लेना, 1320 से लेकर 1414। इधर 80 साल उधर 14 साल, यानी बोले तो 94 वर्ष शासन रहा। पूछता है कि सबसे लंबा शासनकाल दिल्ली सल्तनत में किसका रहा, तो तुगलक वंश का रहा। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो खिलजी वंश का रहा। नेक्स्ट आओ देखते हैं। उसके बाद से है सैयद वंश 1414 से 1451। यह उच्च जाति के शासक थे। लोदी वंश 1451 से 1526। यह अफगान जाति या प्रथम अफगान राजवंश के बारे में अगर बताया जाए तो प्रथम अफगान वंश लोदी वंश ही था। और द्वितीय अफगान वंश कौन वंश था, पहले बताओ। द्वितीय अफगान वंश की अगर बात किया जाए तो द्वितीय अफगान वंश शेर शाह सूरी वंश था, जिसकी स्थापना शेर शाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आओ देखते हैं। एक वंश का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो या JKTCL। GKTSL। अब देखो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये ऐसे भी याद कर सकते हो, गुलाब खिले तो सांस लो। बहुत सारे लोग ट्रिक पर बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं आज। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है। संस्थापक इसका कौन था? अब देखो, गुलाम वंश का ऐबक, खिलजी वंश का आपका जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का आपका गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिजर खां, लोदी वंश का बहलोल लोदी। अब देखो कार्यकाल इनका, तुगलक सखी मतलब तुगलक, गुलाम, लोदी, सैयद और खिलजी। ये कार्यकाल इनका है। तुगलक, गुलाम,
लोदी, सैयद और खिलजी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। खिलजी, खिलजी के बाद सॉरी तुगलक, तुगलक के बाद गुलाम, लोदी, सैयद और खिलजी। हालांकि कार्यकाल इसका ये सटीक नहीं बैठता है, इसलिए कि तुगलक का ये अर्थ हुआ कि तुगलक जो है, आपको समझिए कि पहले गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश था, उसके बाद तुगलक वंश आया। और नेक्स्ट देखते हैं, इसे छोड़ देना है आप, ये ऐसे ही टाइप हो गया है। नेक्स्ट आओ, अब देखो, अब स्टार्टिंग यहाँ करते हैं हम गुलाम वंश की। गुलाम वंश या मामलुक वंश या वैसा वंश जो गुलामों के द्वारा स्थापित की गई हो, उसे गुलाम वंश कहा जाता है। इसका समय काल गुलाम वंश का बताया जाता है कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। अब देखो, इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। क्लियर, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। मोहम्मद गोरी के बारे में चर्चा हम लोग पिछला वीडियो में खूब शानदार तरीके से कर चुके हैं। उसके भारत पर आक्रमण से संबंधित जानकारी उपलब्ध हम करा चुके हैं, आप उसका फेयर कर लेना और अपने भाषा में उसको अपने कॉपी में ऐड कर लेना। उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए हैं कि मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब था, 1175 था। दूसरा आक्रमण कौन था, 1178 था। उसके बाद से 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध 1194। उसके बाद से मोहम्मद गोरी पूरे भारत के विजित क्षेत्रों को जीता और 1206 में वापस जा रहा था, तो सभी क्षेत्रों को एकीकृत करके कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जिसके पश्चात गुलाम वंश की पहला शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। आओ देखते हैं, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था इन्हें। इस वंश का दरबारी भाषा फारसी था और इस वंश की सबसे प्रमुख भाषा भी फारसी थी। पूछता है कि गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तब फारसी थी। देखो, इस वंश को इलबरी या ममलुक या दास भी कहा जाता है, यानी कि इलबरी वंश के नाम से भी जानते हैं, ममलुक वंश के भी नाम से जानते हैं और दास वंश के नाम से भी जानते हैं। और गुलाम वंश तो है, इस सबका शाब्दिक अर्थ गुलाम होता है। नेक्स्ट आओ, अब देखो, गुलाम वंश के प्रमुख शासक के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, यह कुतुबी वंश 1206 से लेकर 1210 तक इसका समय काल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम सा 1210 ईस्वी के माने कुछ महीने, बोले तो 7 से 8 महीने, इल्तुतमिश शमसी या इलबरी वंश से संबंधित, ये जितना बीच में दिया है ना शमसी या इलबरी वंश, इसे ये संबंधित था। 12 से 11 से 1236 सबसे प्राक्रमी यही होगा। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी में ये रहा। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240। उसके बाद बहराम शाह 1240 से 1242। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1245 से 1246, 1245 से 1246। उसके बाद नसरुद्दीन शाह 1246 से 1266। नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन महमूद भी कहते हैं इसको। बलबन या बहाउद्दीन, यह बलबनी वंश का था, 1266 से लेकर 1286। कैकुबाद, ये कैकुबाद नहीं, कैकुबाद है, 1286 से 1290। उसके बाद शमसुद्दीन कैमुअर्स 1290 के कुछ महीने। उसके बाद शमसुद्दीन कैमुअर्स का सेनापति होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में शमसुद्दीन कैमुअर्स की हत्या करते हैं और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। अब देखो, इसमें दो प्रश्न बनता है। एक तो प्रथम शासक गुलाम वंश का कौन था, गुलाम वंश का कौन था? तो प्रथम शासक का बात आएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये प्रथम हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम हो जाएगा। और सबसे अंतिम का बात आएगा तो सबसे अंतिम शमसुद्दीन कैमुअर्स। क्लियर, इसको देखते रहना बढ़िया से। पीरियड मेनली कुछ राजाओं का ही जरूरी है, बाकी सब एक बार रिवीजन करते जाना, कब क्या पूछ देगा कोई भरोसा नहीं है। अब आओ यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसका टाइम काल है कुतुबुद्दीन ऐबक का।
1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। अब देखो, ऐबक मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था, यानी कि 3 प्रमुख जो गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, उन गुलामों में स्थान ऐबक का भी था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक 1206 ईस्वी में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। 1206 में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, यानी कि उस समय भारत की राजधानी भी लाहौर थी। ऐबक जो था अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर ही बनाया था। ऐबक का अर्थ चंद्रमा होता है या चंद्रमा का देवता होता है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अब सुल्तान की उपाधि इसलिए नहीं धारण की कि यह ऐबक जो था मोहम्मद गोरी के गुलाम था, और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, बल्कि इन्होंने केवल मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की। मतलब मलिक बोले तो दूसरे किसी के शरण में रहकर काम करना, सिपह सलार बोले तो सेना के रूप में कार्य करना, जैसे मोहम्मद गोरी के सेना के रूप में, सेनापति के रूप में यह कार्य करते थे। अब आओ नेक्स्ट। ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः इन्हें हातिम कहा गया। हातिम द्वितीय भी कहा जाता है इन्हें, हातिम द्वितीय। दयावान थे। नेक्स्ट आओ। अब देखो, ये लाखों में दान देते थे, माने दानवीर कहलाते थे। अपनी असीम उदारता के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता है। इनके दरबार में मिनहाजुस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकाते नासरी पुस्तक लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते कौन थे, तब मिनहाजुस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकाते नासरी पुस्तक लिखी है। इनके दरबार में हसन निजामी भी थे, जिन्होंने ताजुल नासिर पुस्तक लिखी। ऐबक ने अपने अजमेर विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। अजमेर विजय के बाद वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद बनवाई। ऐसा माना जाता है, देखो कितना शानदार बात है, ऐसा माना जाता है कि यह किसी संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। यानी पहले संस्कृत विद्यालय था, यह 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में ही बन गया। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में ही बन गया ऐबक के माध्यम से। नेक्स्ट आओ। अब देखो, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। यह भारत की पहली मस्जिद है। यह भारत की यह पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, भारत की पहली मस्जिद है। इसके प्रांगण में लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में मिलता है। अब देखो, यह भारत में इस्लामिक पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद थी। ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी थे। कुतुब मीनार बख्तियार काकी की याद में ऐबक द्वारा बनवाया गया था। मैंने स्टार्ट किया गया, शुरुआत की गई, ऐबक ने इसे कंप्लीट नहीं कराया। नेक्स्ट आओ। ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली मेहरौली में कुतुब मीनार 1193 ईस्वी में बनवाई, किंतु पूरा न कर सका। पूरा करने के लिए फिर इल्तुतमिश आएंगे। अब देखो, ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिल बनवाया था, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिर गई। क्या हुआ? इस मीनार पर, कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कराया। वही जो 2 मंजिल टूटा था उसी को फिर से बनवाया। सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई दरवाजा या अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं हुआ, गिर गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में
अलाई दरवाज़ा बनवाई, अलाई दरबार बनवाया, अलाई दरवाज़ा बनवाई, दरबार नहीं अलाई दरवाज़ा होगा, अलाई दरवाज़ा बनवाया। और यहीं से एंट्री किया जाता है, अलाई दरवाज़ा से एंट्री किया जाता है कुतुब मीनार में। नेक्स्ट आओ, अब देखो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। बेचारा घोड़े से गिरा, मर गया। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है, रावी नदी के तट पर। ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या अब्दुल अजीज कुफी द्वारा सिखाया गया था। क्लियर। अब रहा कहानी आपका ऐबक का ख़त्म, ऐबक ख़त्म हो गए। अब कहानी आता है ऐबक के बाद। ऐबक के बाद एक शासक आएंगे आराम शाह अयोग्य शासक होंगे और इनका बेहतरी विशेष कुछ होगा नहीं, ये कुछ समय तक शासन करेंगे। अब देखिए आराम शाह 1210 ईस्वी से लेकर 1211 ईस्वी तक, मैंने लगभग 8 से 9 महीना तक शासन किए। अब देखो यह ऐबक का उत्तराधिकारी था किंतु अयोग्य था। उत्तराधिकारी था लेकिन अयोग्य था। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। यह मात्र 8 महीने तक शासन किया। इसकी हत्या इल्तुतमिश द्वारा कर दी गई। इसकी हत्या किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश द्वारा कर दी गई। अब आओ, अब देखते हैं शमसी वंश। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236, 1211 से लेकर 1236। अब देखो इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। अब देखो ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश था। इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह 12 से 11 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम अल्तमस था। कितना बढ़िया फैक्ट है। इसके बचपन का नाम अल्तमस था। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके पिता का नाम इलम खां था जो इलबरी तुर्क था लेकिन इलबरी ग्रुप का था। 12 से 15 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इसने याल्दोज को पराजित किया। अब प्रश्न आता है कि 11 से 91 में तराइन फर्स्ट, 11 से 92 में तराइन सेकंड और 12 से 15 में तराइन थर्ड। 3 तराइन का युद्ध हुआ था। पहला 11 से 91 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें गोरी की पराजय हुई, गोरी हारा। और 11 से 92 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें समझिए कि गोरी की जीत हुई। और 12 से 15 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें याल्दोज को पराजित कर देता है कौन? अल्तमस बोले तो इल्तुतमिश पराजित कर दिया। अब आओ इसने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। देखो सुल्तान की उपाधि धारण कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं किया था, अपने नाम से खुतबा नहीं पढ़वाया था और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आओ, शासक बनने से पहले यह बदायूं उत्तर प्रदेश का सूबेदार था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित की, लाहौर से दिल्ली को लाया। इसने शासक बनने के लिए 1229 ईस्वी में खलीफाउल मुंतशिर बिल्लाह से खिलवत डिग्री होता है, यह डिग्री हासिल की। उसके बाद से इल्तुतमिश को गुंबद तथा मकबरा निर्माण का जनक कहा जाता है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। अब देखो थोड़ा सा, इसी के समय में 12 से 21 ईस्वी में चंगेज खां भारत पर आक्रमण किया। पूछता है कि चंगेज खां किसके समय भारत पर आया? तो इल्तुतमिश के समय भारत पर आया। यह बहुत बड़ा फैक्ट है। अब देखते हैं, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा चलवाया। मतलब कि अगर आपको न्याय चाहिए तो लाल वस्त्र पहनिए, न्याय आपको निश्चित मिलेगा।
इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता का जानकारी अबू अली हसन द्वारा रचित सियासतनामा में मिलती है। किसमें मिलती है? सियासतनामा में मिलती है। इक्ता व्यवस्था में कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। यही इक्ता प्रणाली है जो कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि दिया जाए। इसने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया जिसे तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल भी कहा जाता है। अरे वर्तमान का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद कहा जाएगा इसे। नेक्स्ट आओ। इसके समय में ख्वारिज्म के शासक, ख्वारिज्म एक स्थान है, अफगानिस्तान में है। ख्वारिज्म के शासक जियाउद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली की सीमा तक पहुंच गया। अभी हम बता चुके हैं। अतः इल्तुतमिश ने जियाउद्दीन को अपनी शरण नहीं दी। इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। या दिल्ली का पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। या दिल्ली को इल्तुतमिश को शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया। यह बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया। पूछता है कि बिहार में इल्तुतमिश ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो जानी को नियुक्त किया। जानी तू बिहार का सूबेदार है, और सूबेदार को नियुक्त किया इल्तुतमिश ने। सूबेदार का नाम क्या था? मलिक अलाउद्दीन जानी। तो मलिक अलाउद्दीन छोड़ दो, जानी जानो। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला प्रथम शासक था इल्तुतमिश। इसने चांदी का टाका अर्थात तांबे का जीतल सिक्के प्रारंभ किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। अजमेर में है ये। नेक्स्ट आओ। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु, प्रश्न पूछता है किस प्रकार हुई? ये मृत्यु अफगानिस्तान के बामियान अभियान जो 1236 में हुआ था, उसी के दौरान लौटते हुए हो गई। उसी के दौरान लौटते हुए हो गई। अब देखें, इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया। रुकनुद्दीन फिरोज राजा था। रुकनुद्दीन फिरोज माने इल्तुतमिश का बेटा था, तो राजा यही बनेगा, को शासक बना दिया। उसके शासन काल में सल्तनत की वास्तविक सत्ता उसके माता शाह तुर्कान के हाथों में थी। वह अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे चली गई और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। मैंने न्याय दिलाने का प्रयत्न किया रजिया सुल्तान। और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल था, उस समय न्याय मिलता नहीं था। लोग रोड पर आ गए, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश आ गया। और रजिया जब बाहर निकली तो लोगों को भरोसा मिला, और उसके बाद से रजिया सुल्तान शासिका बनती है, जिसका टाइम काल जो था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। अब देखो, यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह पुरुषों की भांति वस्त्र कुबा मतलब कोट और कुलाह टोपी पहनकर दरबार में आने लगी, जो 40 तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था। ये 40 तुर्क सरदार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे शासक को बनाने में, सुल्तान को बनाने में। और देखो, दिल्ली के जलालुद्दीन याकूत जो अश्वशाला का प्रधान था, के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध थे। इसे अमीर आखुर नियुक्त किया था, वही वह अश्वशाला का प्रधान। रजिया सुल्तान अपने हिसाब से इक्ताओं में परिवर्तन एवं अधिकारियों को नियुक्त किया। इस क्रम में एतगीन
एतकीन जो व्यक्ति था को बदायूं को इक़्तिदार और फिर अमीर हाजिब का पद दिया। अल्तुनिया को सरहिंद या भटिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया, यही अल्तुनिया था। तब हिंद भटिंडा पंजाब के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया ने रजिया की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। पंजाब भटिंडा के जो मलिक अल्तुनिया था, ये रजिया की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिस कारण रजिया ने उस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। किंतु युद्ध में खुद को हारता देख रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। वाह, सबसे बढ़िया उपाय यही है। जब हारते हुए देखिए तो वहाँ सीधे सरेंडर करके शादी का प्रस्ताव रख दीजिए। जैसे शादी का प्रस्ताव वैवाहिक संबंध मगध के बहुत बड़े साम्राज्य के शासक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, कूटनीतिज्ञों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वही व्यवस्था यहाँ रजिया सुल्तान की थी, लेकिन सफल अंततः नहीं हो पाई। इस युद्ध में हारता अपने आप को देख स्वयं सरेंडर कर दी और अल्तुनिया से विवाह कर ली। किंतु रास्ते में विवाह तो कर लिया, किंतु रास्ते में लौटते समय डाकुओं के हमले में हरियाणा के कैथल में रजिया अल्तुनिया की हत्या हो गई। अब लीजिए, कहानी तो गड़बड़ा गया है। अब विवाह करके दोनों आ रहा था दिल्ली। हरियाणा के पास एक जगह है हिसार, वहीं पर इनकी हत्या हरियाणा के कैथल में, हरियाणा का कैथल तो ही है, हरियाणा कैथल में इनकी हत्या कर दी गई। दिल्ली बेचारे लोग पहुंच नहीं पाया। अब देखो, दिल्ली में 40 सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। उधर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या हो गई। इधर जो सरदार जो अश्वशाला का प्रधान बना था, उसकी हत्या 40 सरदारों ने कर दी, 40 तुर्क सरदारों ने कर दी। अब तो कहानी गड़बड़ाएगा। अब देखो, याकूत की हत्या कर दी। रजिया एक असफल शासिका साबित हुई और इसका प्रमुख कारण इसका महिला होना था। प्रश्न पूछता है कि रजिया एक असफल शासिका थी, क्यों? कारण बताएं। इसका प्रमुख कारण है कि उसका महिला होना। इतिहासकारों में जो एल्फिंस्टन थे, इनका कहना है कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। अब देखो, रजिया एक असफल शासिका साबित हुई, इसका प्रमुख कारण तो बतबे किए। इतिहासकार में जो एल्फिंस्टन जो थे, इनका कहना था कि अगर रजिया महिला न होती तो इसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। और इतिहासकार मिनहाजुस सिराज का कहना है कि भाग्य ने उससे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वह प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। अब देखो यहाँ, अब रजिया सुल्तान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका एक छोटा सा भाई था बहराम शाह। यह अबोध बालक था। यह 3 वर्ष, इतिहासकारों ने बताता है कि यह 3 वर्ष की अवस्था में कहीं 7 वर्ष देता है। बहराम शाह 1240 से लेकर 1242। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। बहराम शाह शासनकाल में ही सल्तनत में प्रथम बार सन 1241 ईस्वी में मंगोलों ने तैर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। उसका प्रथम आक्रमण मुल्तान पर था। बहराम शाह को दिल्ली की तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर 1242 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। अब 7 या 8 साल का जो बच्चा होगा वो तो बंदी बनाइए लिया जाएगा। हत्या कर दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद से आता है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। देखें, यह दिल्ली के गद्दी पर 1242 में बैठा। जैसे बहराम शाह डेथ कर गया, उसके बाद ये बैठा। एक प्रश्न पूछता है इसमें कि नायब मुमलिकात पद का सृजन किसने किया था? नायब ए मुमलिकात पद का सृजन किसने किया था? बहराम शाह ने किया था। नेक्स्ट आओ, अलाउद्दीन मसूद शाह। यह सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित करवाया था।
क्या सिक्कों पर बगदाद के सर्वप्रथम खलीफा का नाम अंकित करवाया था। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में समस्त शक्ति 40 अमीरों के समूह तुर्कान चिहलगानी के हाथों में थी। यह अपना अमीर हाजिब गयासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया। अब देखो बलबन, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, इन 40 तुर्क सरदारों में बलबन भी था। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटवाकर नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया। नेक्स्ट आओ, अब देखो नसरुद्दीन महमूद या नसरुद्दीन शाह 1246 से लेकर 1266। नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र था। यह शमसी वंश का अंतिम शासक था। यह एक मितव्ययी या कम खर्चीला शासक था। यह टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। इसने एक गुलाम को 40 दल में स्थान दिया। वह गुलाम बलबन था। नेक्स्ट आओ, अब देखो बलबन अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन शाह या नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। इसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि धारण करने दी, यानी कि नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी। इसके समय बलबन की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई थी। इसकी मृत्यु 1266 ईस्वी में होती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन बलबन बना। नसरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनाया गया है। अब देखो उसके बाद आते हैं बलबन साहब 1266 से लेकर 1286। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इलबरी जाति का तुर्क था। यह ईरान का रहने वाला था। अभी आजकल ईरान बहुत ही माने फेमस स्थान है, अभी युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से हम लोग को भारत को कोई मतलब है नहीं। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सकता है प्रभावित हो। यह ईरान का रहने वाला था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर था। यह दिल्ली की गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठा। इसने सीधा घुटनों को बल बैठकर शीश नवाना तथा पैबोस पांव को चूमना जैसी ईरानी पद्धति को भारत में भी लागू कर दिया। इसने त्यौहार एक स्टार्ट किया था जिसका नाम था नौरोज। यह फारसी त्यौहार है, फारसी नौ वर्ष का त्यौहार है। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं हूँ सब कुछ हूँ, मेरे बोले हुए शब्द ही कानून है। वही कथन था राजत्व सिद्धांत का बलबन का। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप ईरान के फारसी तत्वों से लिया गया है। इसके अंतर्गत बलबन सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था। बलबन कहता था सुल्तान नियाबत खुदाई एवं जिल्ले इलाही। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है, या सुल्तान नियाबत खुदाई या जिल्ले इलाही, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि या छाया होता है। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। क्या किया? आक्रमण की नीति को अपनाया। बलबन ने 40 दल को समाप्त कर दिया। आप देखिए 40 दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। 40 तुर्क सरदारों का इसमें दल बनाया था। वह दल कुछ राजाओं के साथ काम भी किया। उसके बाद से जब बलबन का समय आया तो 40 दल को समाप्त कर दिया। बलबन ने उत्तर प्रदेश में एक गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद बनवाई। ये अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। यह अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद जिल्ले इलाही का उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही। बलबन ने स्वयं को नाइब खुदाई कहता था। नाइब खुदाई। प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही मेहराब बलबन के मकबरा में देखा गया है। शाही मेहराब। बलबन ने सीमा विस्तार की नीति को नहीं अपनाई। इसके शासनकाल में विद्रोह करने वाला तुगरिल खां बंगाल का गवर्नर था। कहाँ था ये पूछता है। तुगरिल खां कहाँ का गवर्नर था? तो यह बंगाल का गवर्नर था। अब आओ,
बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसके दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया। इसी के समय में सेना को वंशानुगत बना दिया गया। क्या बात, इसी के समय में सेना को वंशानुगत बना दिया गया। इसने दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो तबला का आविष्कारक, सितार का आविष्कारक अमीर हसन। 1286 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहते हैं। अब देखो 1286 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अब भनक आ रहा है खिलजी वंश का। अगला शासक कैकुबाद बना, जो एक अयोग्य शासक था। इसने 1 वर्ष तक शासन किया। अब कैकुबाद देख लो 1287 से लेकर 1290। ज्यादा लंबा शासन काल इसका नहीं था। यह दिल्ली के गद्दी पर 1287 में बैठा। यह मोहिउद्दीन की उपाधि धारण किया था। इसके सेनापति का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इसकी हत्या करके यमुना नदी में फेंक दिया गया। और अंतिम शासक जो आते हैं शमसुद्दीन कैमूर आते हैं 1290 ईस्वी। या कुछ महीने तक शासन किया। कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन को कैमूर की उपाधि दिया गया था। इसकी भी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई और यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद से समझ जाइए कि खिलजी वंश की स्थापना होती है और यह चलेगा 1290 से 1320 तक। और अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, अगला वीडियो जो होगा वो खिलजी वंश का होगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, थैंक यू।